आप सदैव माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते होंगे। इस सेवा के बदले आप उनसे कुछ नहीं चाहते, परंतु इस सेवा के बदले में वो आपको ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद का जीवन में बहुत महत्व है। आशीर्वाद से ही हमारा मानसिक शारीरिक विकास होता है। अच्छा, आप अपने दैनिक जीवन में और भी सेवाएं ग्रहण करते होंगे। जैसे जब आप होटल में जाते हैं तो आपको सामान पहुंचाने का कार्य कोई करता है। जब कभी आप किसी रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको बचाने का कार्य करता है। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों में शोध करके वैज्ञानिक आपके लिए तरह तरह की दवाइयाँ बनाते हैं। वैज्ञानिक शोध करते हैं, समाज की सेवा प्रदान करते हैं समाज को, और उसके बदले में उनको भुगतान दिया जाता है, सैलरी मिलती है। जो डॉक्टर आपको दवाइयाँ प्रदान करते हैं, सरकार की तरफ से उनको सैलरी दी जाती है, वेतन दिया जाता है। देश की सेवा में तन मन धन बलिदान करने वाले सैनिक भी कहीं न कहीं हमारी सेवा करते हैं। ये सारी बातें देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, शायद आपके मन में भी प्रश्न उठ रहा होगा। ये सेवाएं दो प्रकार की थी। एक तो जिससे हमें आशीर्वाद मिला, गुरुजनों का स्नेह मिला, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। और दूसरी सेवाएं वो थी जिनके बदले हमने भुगतान प्रदान किया। डॉक्टर, वकील, टीचर्स, इनको सैलरी प्रदान की गई। तो आइए आज सेवा क्षेत्र के बारे में कुछ जानते हैं। अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को यानी टर्सरी सेक्टर को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था के अन्य दो क्षेत्र प्राथमिक में कृषि, पशुपालन, मछली पालन और द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण शामिल होते हैं। तृतीय क्रियाकलाप 20वीं सदी से शुरू हुआ है। इसके अंतर्गत व्यापार, यातायात, संप्रेषण, वित्त, पर्यटन, सांस्कृतिक मनोरंजन आदि शामिल हैं। तो आओ सेवा क्षेत्र के बारे में कुछ जानें, समझें। विश्व के सभी समाज सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे वो विकसित देशों के हों, अविकसित देशों के हों या फिर विकासशील देशों के। आओ इनके बारे में कुछ और जानें। विकसित देशों के लोगों का ज़्यादा समूह सेवा क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, यानी अमेरिका जैसे देश। मानचित्र में आपको संयुक्त राज्य अमेरिका दिखाया गया है, ये है USA। यहाँ के ज़्यादातर लोग सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के 75% लोग सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अगले चित्र में अल्प विकसित देशों के लोग सेवा क्षेत्र से कम जुड़े हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए इनको किसी और चीज़ पर निर्भर रहना पड़ता है। ये ज़्यादातर कृषि पर निर्भर रहते हैं। थोड़ा सा हम पीछे लौटें। प्राथमिक क्षेत्र के बारे में आपको पहले से ही ज्ञान है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण से संबंधित क्रियाएं होती हैं, इसका भी आपको ज्ञान है। और आज का टॉपिक जो है तृतीय क्रियाकलाप, वो सेवा क्षेत्र से जुड़ा है, जहां पर सेवाओं के बदले भुगतान प्रदान किया जाता है। उसके साथ भी आप पूरी तरह जानकार हो गए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सेवा क्षेत्र के बारे में जानेंगे, जो कि तृतीय क्रियाकलाप भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र में हर चीज़ को नहीं जानेंगे, हम केवल पर्यटन को जानने का प्रयास करेंगे। पर्यटन क्या होता है, इसके क्या आयाम हैं, तो आज हम पर्यटन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। पर्यटन, कभी आप भी यात्राओं में गए होंगे। यात्राओं में कहीं काम करने थोड़े जाते हैं, आनंद के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। आनंद के लिए जो यात्राएं की जाती हैं उन्हें पर्यटन कहते हैं।
पर्यटन कहलाती हैं। आओ कुछ पर्यटन व्यवसाय के बारे में जानें परखें। क्या होता है पर्यटन व्यवसाय और विश्व में इसकी क्या आयाम हैं। कुल पंजीकृत रोजगारों के साथ यानी विश्व में कुल राजस्व की दृष्टि से जो पैसा कमाता है पूरा विश्व के सकल घरेलू उत्पाद का 40% पर्यटन से आता है, तृतीय क्रियाकलापों से आता है। विश्व का अकेला बड़ा तृतीय क्रियाकलाप ये उभर कर सामने आया है। कौन सा? पर्यटन व्यवसाय, जहाँ घूमने के लिए, आनंद के लिए यात्राएं की जाती हैं। 25 करोड़ लोगों के साथ, यानी लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। जहाँ पर पर्यटन होता है वहाँ चाय की दुकान, ट्रांसपोर्ट में लगे हुए लोग, सारी की सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं हम एक बात पर पहुँच रहे हैं, क्या कि विश्व में पर्यटन बहुत बड़ा सेक्टर बनकर सामने आया हुआ है। पर्यटन गर्मियों में भी और सर्दियों में भी होता है। गर्मियों में सर्दियों के स्थानों पर जहाँ ठंड होती है, बर्फ़ गिरती है, वहाँ पर जाते हैं, और सर्दियों में गर्म स्थानों पर जाते हैं। और कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पर पूरे वर्ष पर्यटन चलता रहता है, जैसे चित्रों में आपको दिखाया गया है, जैसे स्मारकें। तो हमने जाना मौसम और पूरे वर्ष से संबंधित पर्यटन की क्रियाएं सतत चलती रहती हैं। आओ कुछ भारत के क्षेत्रों में पर्यटन करें, घूमें। सबसे पहले मैं आपको नीलगिरी साइलेंट वैली में ले जा रहा हूँ। जैसा कि मानचित्र में दिखाया गया है, पश्चिमी घाट में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में नीलगिरी साइलेंट वैली अवस्थित है। यहाँ पर बहुत ही दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं। और सच में ही जैसे साइलेंट वैली है, वैसे ही ये शांत क्षेत्र, जैसा नाम वैसा काम। यहाँ पर लोग, जैसे कर्नाटक में कुर्ग, जो अपने घरों में लोगों को पेइंग गेस्ट करके वो रख लेते हैं, ठहरा लेते हैं, ये सारी एक्टिविटी यहाँ होती है। इसके अलावा यहाँ पर पंचकर्मा, आयुर्वेदिक चिकित्साएँ, और आपको पता ही है कि योग की दृष्टि से भारत कहाँ है, तो ये सारे कार्य किए जाते हैं। कहीं ना कहीं भारत को चिकित्सा पर्यटन के रूप में भी विश्व देख रहा है। केरला में ना केवल ये योगा, पंचकर्मा और भी चिकित्सा पद्धतियों के साथ हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है, बल्कि यहाँ पर मसालों के लिए भी स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी केरल कहलाता है। आओ हम अब इसके बाद दक्षिण भारत के एक और स्थान की सैर करें। पश्चिमी तट के साथ बना हुआ एक रेलवे ट्रैक, जिसको कोंकण रेलवे के नाम से जाना जाता है, ये महाराष्ट्र के रोहा से लेके मैंगलोर, कर्नाटक तक अवस्थित है। ये इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना है। आप इस आंकड़ों से, इस डाटा से समझ पाएंगे। लंबाई इसकी है 760 किलोमीटर और छोटी छोटी नदियों की संख्या 149। 2000 तो नदियों पर पुल हैं और 91 सुरंगें। यानी जब आप इससे यात्रा करेंगे तो आपको बहुत ही सुखद अनुभव होगा। और यहाँ पर बहुत लंबी लंबी सुरंगें भी देखने को मिलती हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो रेलवे ट्रैक बिछाना असंभव सा कार्य था, परंतु आज तकनीकी और इंजीनियरिंग से सब काम सफल हो पाए हैं। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें महाराष्ट्र का कल्चर, कर्नाटका का कल्चर और गोवा का कल्चर, ये तीनों ही संस्कृतियों के साथ आप अवगत हो पाएंगे। तो यात्रा जरूर करें यहाँ की। धीरे धीरे हम विश्व के परिप्रेक्ष्य में जाते हैं। आज लोग बोलते हैं कि वो यूरोप का टूर करेंगे। तो यूरोप महाद्वीप बहुत ही सुंदर, जैसे आपको मानचित्र में दिखाया गया है। इसके साथ भूमध्य सागर, वो भी बहुत ही वर्ष पर्यंत चलने वाली पर्यटन की सुविधाओं को देने वाला एक स्थान है।
भूमध्य सागर में माल्टा एक देश है। उसके बाद यूरोप में स्विट्ज़रलैंड, चित्रों में कितना मनमोहक इटली का शहर रोम, चेक गणराज्य की राजधानी प्रयाग, वहाँ भी घूम सकते हैं। तुर्की का शहर इस्तांबुल, आपने इस्तांबुल एक्सप्रेस सुनी होगी। इसके साथ बोस्निया, इसके साथ आप सब जानते हैं स्विट्ज़रलैंड, इंग्लैंड, फॉरेस्ट। इसके साथ आप नॉर्वे जाएंगे जहाँ 6 महीने का दिन 6 महीने की रात। उसके साथ रोमानिया जाएंगे, कितना मनमोहक सुंदर दृश्य। फिनलैंड का बर्फ़, और बर्फ़ ये पेड़ों के बीच में। आयरलैंड भी सबसे सुंदर देश। इटली, ये सारे देश आपने मानचित्र पे भी एक बार देखने हैं। इन देशों का भूभाग बहुत कम है, तो यहाँ की सरकारों ने पर्यटन को विकसित किया है, तभी तो वो इतना ज़्यादा अमीर हो पाए हैं। भारत में भी ऐसा कार्य किया जा रहा है। ये चित्र देखें और समझें। अजंता एलोरा की गुफाएं, ये सारी इसी से जुड़ी हुई हैं। मेरा तो मानना है भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए हमें इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। मुझे लगता है आपका भी मानना यही होगा। तो इस चैप्टर में, इस पाठ में हमने बहुत कुछ सीखा। आपके लिए कुछ छोटे छोटे प्रश्न। पर्यटन से आप क्या समझते हैं? भूमध्य सागर और यूरोप में पर्यटन के कुछ क्षेत्रों के बारे में बताएं। क्या सेवा क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र बनकर अर्थव्यवस्था में सामने आया है? टिप्पणी लिखें। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न आपके मस्तिष्क में होंगे, उनका समाधान करते रहिए। धन्यवाद।